पहले तो दो देशों को आप लोग देखो यहाँ पर। एक तो देश आप लोग के सामने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कहां पर है ये आप लोगों को पता है, मैप में दिमाग में आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहां पर है। लोग यहां पर मेहनत कर रहे हैं और ये चावल खरीद रहे हैं आसानी से। हम लोग अपना पानी बर्बाद करें, ये चावल खरीद रहे हैं आसान से। तो यहां पर इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इनके कुछ पैसे इनको बस देने होते हैं, और हमारे किसान और सारी चीजें जो है मेहनत करते हुए हम लोग नजर आते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में आप लोगों को पता है इंडस का पानी कितना जाता है पाकिस्तान के पास में, तो इसलिए राइस उगाने में उनको अच्छा खासा एक तरीका सिस्टम अवेलेबल है उनके पास में भी, ठीक है। ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हो। तो कई बार यहां पर इस चीज को देखकर यहां पर दोनों के बीच में रस्साकसी रहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी यहां पर राइस का जो पावर है वो पाकिस्तान के हाथ में आ जाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो यहां पर कहता है बासमती राइस हमारा है, ठीक है। तो इसको लेकर भी कई बार इश्यू होते हुए नजर आते हैं। माहौल ऐसा बन गया, दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो गए। तो अभी मैं ये आर्टिकल यहां पर डिस्कस कर लेता हूं, तो इसके चलते हम लोग इसको समझेंगे। अब आके बातें करते हैं, एक एक पॉइंट आप लोगों को यहां पर समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी टेस्ट बेस्ट है, थैंक यू यार पानी पिलाने के याद दिलाने के लिए। एनसीईआरटी टेस्ट आप लोग जाकर देखो तो सही, एक बार आप लोगों को मजा आ जाएगा। कितने शानदार तरीके से पूरी क्लासेस एनसीईआरटी की, फिर टेस्ट भी है, मजा आएगा आप लोगों को करने के अंदर भी। और यार एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बोल ली ये बात और मैं इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ इस चीज का। आप लोगों को बार बार समझाता हूँ फिर भी आप लोग इस चीज को लेकर इरिटेट इतने हो जाते हो। कल एक एप्लीकेशन के ऊपर में एक दिक्कत हुई और वहां पर एक बच्चे का कॉल आया, पता है क्या करिए, ईपीएफओ की टेस्ट सीरीज ली उस बच्चे ने, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज लेने के बाद में उसको ये समझ में नहीं आया कि टेस्ट सीरीज जाकर मुझे एक्सेस कैसे करनी है। तो यहां पर वो क्या कह रही है, मेरे पैसे फंस गए, या तो मेरे पैसे, उसने ये नहीं बोला पैसे रिटर्न कर दो, मैं मैसेज कर रही हूँ सुबह से और यहां पर मेरा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि 24 घंटे कोई अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बता रखा है कि 10 से लेके 6 के बीच में रहते हैं यहाँ पर अवेलेबल। कल कस्टमर केयर जो है वो उसमें थोड़ी सी इसलिए इशू था यहाँ पर कि जो कस्टमर केयर चलाने वाले जो लोग हैं यहाँ पर एक तो अवेलेबल नहीं थे, दूसरा जो है उनके जो बेसिकली बर्थडे वगैरह था तो बोले कि सर थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा क्या। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं यार, बर्थडे एंजॉय कर लो अपना। तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स दे देते हैं, कभी कभी होता है कुछ काम पड़ जाता है, तो यहाँ पर होता है कभी कभी कुछ ऐसे इशू हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास में दो नंबर है। एक नंबर तो है आप लोगों के पास में ये नंबर है 8076659165। अगर आप लोगों को कोई पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ रही है, आप लोगों को अपना शेड्यूल बनवाना है, आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है, किससे ये समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी फंसी गई है, तो यहां पर आप लोगों को गाइडेंस मिलता है। तो ये उसके लिए है। इसमें आप लोग ये नहीं बोलोगे कि भाई साहब मैं टेस्ट सीरीज कैसे खरीदूं, कोर्स कैसे खरीदूं, ये पीडीएफ कहां से डाउनलोड करूं, ये सारी एप्लीकेशन की बातें करने के लिए एप्लीकेशन में बकायदा कस्टमर केयर नंबर है, यहां पर जाओगे व्हाट्सएप मिल जाएगा आप लोगों को, वहां पर जाकर आप लोगों को कनेक्ट करना है। तो यहां पर वो बच्ची जो है यहाँ पर वो यहाँ पर एक तरीके से सुबह ने मैसेज किया, फिर कह रही है मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, मेरे पैसे फंस गए, ईपीएफओ की टेस्ट सीरीज मुझे नहीं मिल रही है। बात बस इतनी सी है, जब आप लोग कोर्स लेते हो, कोर्स के अंदर में जाकर आप लोगों को यहाँ पर नीचे टाइल्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर माई कोर्स लिखा हुआ आता है। जब उस माई कोर्स में जाकर आप लोग क्लिक करते हो तो ऊपर आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों का कोर्स दिख जाता है और यहाँ पर टेस्ट सीरीज दिख जाती है। कोर्स पे क्लिक करोगे कोर्स में चले जाओगे, टेस्ट सीरीज पर क्लिक करोगे टेस्ट सीरीज में चले जाओगे। तो ये इतना सिंपल मतलब एप्लीकेशन है जिसकी कुछ हद नहीं है, और इसके चलते भी ये कह रही है कि मेरे पैसे रिटर्न करो नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। मैंने कहा भाई साहब तुम कंप्लेन ही कर लो पहले जाके। फिर जब उसका जरा सी देर में प्रॉब्लम सोल्व होगी, फिर पूछा, मैंने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है, तो फिर कह रही है नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूं। तो टीम ने कनेक्ट किया फिर। तो ये ऐसी ऐसी चीजें रहती हैं, तो चीजों को पहले समझा करो। एक तो यहाँ पर कस्टमर केयर वाला जो एप्लीकेशन का है वहां पर ये पूछते रहते हैं कि मेरा टाइम टेबल बना दो, मेरा शेड्यूल बना दो। यार ये छोटी सी बात भी समझ में नहीं आ रही कि ये नंबर है आप लोग का जो मेरे से के साथ में कनेक्ट रहता है, और यहाँ पे जो नंबर है वो कस्टमर केयर के साथ में कनेक्ट रहता है। ये बात मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। कई सारे तो ऐसे कोर्स खरीद लेंगे यहाँ पर पेमेंट कर देंगे, भाई ये कोर्स खरीदने का नंबर नहीं था, ये आंसर राइटिंग के लिए स्टार्ट किया था। अगर आप लोग कनेक्ट करना तो आंसर राइटिंग भी आप लोग एप्लीकेशन से जाकर खरीद सकते हो, उसमें जो आप लोगों को मॉडल आंसर मिलते हैं उसके लिए भी टेंशन नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को बार बार बताने के बाद में फिर से पुलिस कंप्लेन करते हो। आप लोग चाहते हो क्या मैं किस दिन जेल में से बैठ के क्लास लेता हुआ नजर आऊं। छोटी छोटी बात पे आप लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हो, जेल में पहुंचाने की बातें करते हो। चला लेने तो यार, लेक्चर ले लेने दो चार बच्चों के गलत बात है। चलिए कोई नहीं, क्यूट बच्चे हो आप लोग, काफी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यूएसए के अंदर में और परग्वे दो ऐसे देश हैं जो कि भारत को ये कह रहे हैं भाई चावल जो है हमको फ्री में दे दे। हम लोग कह रहे हैं कि हमारी ऐसी तैसी हो गई चावल उगाने में और तुम कह रहे हो कि फ्री में दे दे यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसको समझो, आप लोगों के माइंड में कई सारी क्लैरिटी आएंगी यहाँ पर। अभी हमारे देश के अंदर में चावल जो है काफी लार्ज स्केल पर उगाया जाता है,
और जैसा मैंने बताया कि पंजाब हमारा अन्नदाता है यहाँ पर, तो पंजाब अन्नदाता है तो यहाँ पर वो हमारे लिए आज की डेट में काफी दिक्कत में चल रहा है। तो यहाँ पर पंजाब के अंदर में चावल काफी लार्ज स्केल पर उगाए जाते हैं। 1 किलोग्राम चावल को उगाने के लिए ये माना जाता है कि 3 से लेके 5,000 लीटर तक का पानी लग जाता है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये डेटा है, आप लोग जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो 1 किलोग्राम राइस। आप लोग खुलकर आएगा कि 3,000 से लेके 5,000 बेसिकली लीटर के करीब पानी लगता है। अब यहाँ पर दो देश है, यहाँ पर एक का नाम है परग्वे और दूसरे का नाम है यूएसए। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ना वो हाइक कर रहा है, सपोर्ट प्राइस जो है राइस का वो बढ़ना चाहिए। भाई अगर हम लोग बाहर ले जाकर बेच रहे हैं, हमारे किसान जो है वो खेतों में ऐसी तैसी करा रहे हैं, तो कुछ तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर होना चाहिए। तो इसको लेकर ये पूरा का पूरा मुद्दा निकल कर आया। आप लोग जब चावल खाते हो तो चावल कैसे कैसे खाते हो? चावल बड़ा इंटरेस्टिंग आइटम है भाई साहब। कोई खीर बना के खाता है, तो कोई पुलाव बना के खाता है, ठीक है, कोई खिचड़ी बना के खाता है। तो सबके अपने अपने अंदाज हैं चावल के। आप लोग किस तरीके से खाते हो ये आप लोग बताइए। आप नॉर्मली जो मैं नॉर्मली देखा करता था, मतलब जो मेरी कुछ हरकतें रहा करती थी, तो मैं ये भी हरकतें किया करता था। जब टिफिन आया करता था, हम लोग जब बेसिकली बाहर रहते टिफिन आ गया, तो कई बार ऐसा था टिफिन में रोटी और चावल दोनों आते हैं। तो कई बार मैं ऐसी हरकतें करता था कि रोटी तो खा ली पहले, अपना चावल बच गए, चावल को बाद में शाम को जो है दूध के साथ में मिलाया, थोड़ा सा चावल को मिलाया, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली और अपना उसका खीर बना के खा ली। तो ये काफी इंटरेस्टिंग तरीका है यहाँ पर। नॉर्मली चावल को वैसे भी खा सकते हो सब्जी के साथ में, पर कभी कभी टेस्ट के लिए आप लोग यहाँ पर ये काम भी कर सकते हो, जो कि मैंने कई बार इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसको अभी भी कर लेता हूँ जब मेरा मन करता है, चावल मना खीर खाने का मन करता है मेरा, या कुछ ऐसी चीजें करने का, तो उसके अंदर में थोड़ा सा चाहो तो आप लोग क्या करो, काजू वाजू डाल लो हल्का फुल्का सा, या जो खरबूजे के बीज आते हैं वो डाल के अपना अब मस्त तरीके की खीर बन जाती है। थोड़ा सा पका लो या फिर डायरेक्ट ऐसे ठंडे में डालकर डायरेक्ट ऐसे ही चटका लो उसको। तो यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने ये जो पर्टिकुलर चावल है, ये कितने मल्टीपल तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। तो हमारे देश के अंदर में सबसे ज्यादा जो खाए जाने वाला जो प्रोडक्ट है वो व्हीट है या फिर राइस, ये आप लोग को बताना है। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, पहले तो दो देशों को आप लोग देखो यहाँ पर। एक तो देश आप लोग के सामने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कहां पर है ये आप लोगों को पता है? मैप में दिमाग में आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहां पर है? तो यहां पर हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहां से चलो अपनी गड्डी उठाकर और भाई साहब पूरा उड़ाकर जाओ, टेस्ला की गड्डी में बैठ जाओ। बड़ा टेस्ला टेस्ला हो रही है देश के अंदर में, एक नहीं बिकी देश के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग जाओगे तो इससे आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूएसए में पहुंच गए। और दूसरा देश है वो है साउथ अमेरिका के अंदर में, ये है एशिया। एशिया से गए आप लोग नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर आ जाओ साउथ अमेरिका के अंदर में, तो साउथ अमेरिका के अंदर में परग्वे। तो ये दोनों के दोनों मिलकर चले गए डब्ल्यूटीओ के अंदर में, जिसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां है ये आप लोगों को बताना है। इन्होंने जाकर ये बोला कि भारत जो है वो सही नहीं कर रहे हैं। हमने कहा भाई साहब तुम जो है अपनी अपनी बातें चला रहे हो, हम आज की डेट में चावल उगाने के लिए क्या क्या मशक्कत फेस करते हैं। अभी पंजाब के अंदर में जो सिचुएशन देख रही है, अब तो प्राइस और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पंजाबी भाई बहनों का जो नुकसान हुआ है अभी यहाँ पर, उसकी भी रिकवरी तुम ही से करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप लोगों को ट्रेड करना होता है, तो यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर काम करती नजर आती है, ताकि प्राइस जो है वो सही से रहे। क्योंकि इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ता है तो बहुत सारी और भी दिक्कतें होती नजर आती है। तो अभी उसी को लेकर मैं मुद्दा आप लोगों से डिस्कस करता हूं। पहले राइस के बारे में, राइस के बारे में कुछ बेसिक बातें करते हैं, और हम लोग कितना राइस एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। हमारे खिलाफ कंप्लेन गई है, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये बातें वैसे तो मानता नहीं है। देखो ये है इसका दोगलापन। हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है तब नहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि टैरिफ आप लोग लगा ही नहीं सकते हो एक हाथ से जाकर, तुम 50% टैरिफ लगा रहे हो। और भाई साहब टैरिफ लगाने की पावर जो है किसी देश के पास में नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली अगर देखा जाए टैरिफ लगाने की पावर या तो यूएन के पास में होनी चाहिए, या डब्ल्यूटीओ के पास में होनी चाहिए, या फिर ऐसे ग्रुप के पास में होनी चाहिए जो कि काम करता हो एक तरीके से वोट के ऊपर में। तो वोट अगर कोई टैरिफ लगाया जाए तो वोटिंग के बेसिस पर लगाना चाहिए। जैसे कि 193 मेंबर है यूनाइटेड नेशन के अंदर में, तो अगर किसी के ऊपर में अगर कोई टैरिफ लगाना है, किसी के ऊपर में अगर कोई प्रतिबंध लगाना है, तो वोटिंग के थ्रू यहां पर होना चाहिए, ना कि यूएसए ने टैरिफ लगा दिया, ये कर दिया फलान ढिमकाना। ऐसे देश को बाइकआउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर कोई ऐसी हरकतें यहां पर करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर इसके चलते यहां पर इनके द्वारा बोला, क्वेश्चन लगाया डिसीजन कि हमारे अपने देश के अंदर में जो एमएसपी है, जिसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, तो हम लोग नॉर्मली ये व्हीट को देते हैं, राइस को देते हैं, तो हम लोग उसको बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर इनको दिक्कतें देखने को मिल रही है।
तो यहाँ पर इससे भारत का जो चावल है वो यहाँ पर हम लोग अपने ही देश के अंदर में कंज्यूम करेंगे, अपने ही देश के अंदर में यूज करेंगे, ग्लोबल लेवल में ज्यादा ट्रेड करते हुए हम लोग नजर नहीं आएंगे। तो डब्ल्यूटीओ जो है वो सब्सिडी को लिमिट करने की बात करता है कि ज्यादा एक हद से ज्यादा आप लोगों को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए यहाँ पर। तो ये और प्रगवे जो है यहाँ पर वो इंडिया की जो पर्टिकुलर आज के डेट में सिचुएशन है यहाँ पर उसको देखकर ये चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर चावल एक्सपोर्ट करते रहे आसानी से बिना अपने देश के अंदर में, क्योंकि हमारे देश के अंदर में एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके चलते सरकार जो है बेसिकली खाद बहुत सारा अनाज दाना खरीद लेती है जो फार्मर से, और उससे फार्मर को पैसा मिल जाता है और फिर वही पैसा जो है जनता को बांट देती है यहाँ पर जो ये दुकान होती है खासकर जहां पर राशन वगैरह मिलता है। तो ये सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये पूरा पैटर्न चलता है। तो डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि ठीक है अपने देश में भी तुम इस्तेमाल कर लो पर बाहर भी एक्सपोर्ट करो थोड़ा सा, ताकि दुनिया में जहां चावल नहीं होते तो वहां तक भी चावल वावल वगैरह आप लोग पहुंचा सको। तो ये ऐसे बैलेंस बन के चलते हैं। तो हमारे देश के अंदर में जो राइस है, राइस को लेकर बड़ा बवाल है यहाँ पर। राइस जो खेती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखना, राइस जो है वो एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड एक ऐसा होता है जो लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया जाने वाला खाना है इंडियन लोग यहाँ पर। आपको अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को रोटी लेनी है और राइस लेनी है, ठीक है, तो आप में कौन सा ज्यादा खाना पसंद करोगे? आप लोगों का क्या ऑप्शन ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए? राइस ज्यादा खाना पसंद करोगे या फिर रोटी? ठीक है, मैं रोटी के साथ में जाता हूं, मेरा पहला प्रेफरेंस रोटी रहा, पहला प्यार मेरा रोटी है, दूसरा दूसरा राइस, ठीक है ना। मैं राइस को दूसरे पर रखूंगा। आप लोगों का क्या है आप लोग बताइए। तो टेम्परेचर क्या रिक्वायरमेंट है राइस को उगाने के लिए? ये होता है 22 से लेके 32 के बीच में। रेनफॉल अच्छी खासी चाहिए, क्योंकि जब चावल आप लोग खेतों में जब बिजली धान उगाते हो तो वहां पर वो ऐसा होता है कि पानी में खड़ा रहना पड़ता है इंसानों को, वो पानी में ही खड़ा रहता है वैसे भी यहाँ पर। तो डीप क्ले या लूमी सोइल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ में अगर आप लोग यहां पर जाओगे तो वेस्ट बंगाल सबसे टॉप पर है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, इसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना यहां पर। तो हमारे देश के अंदर में राइस को सपोर्ट करने के लिए कई सारे मिशन भी हैं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, हाइब्रिड राइस सीड, इसी के साथ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो चावल को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइस जो है हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग देखोगे रबी क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप होती है और जायद क्रॉप होती है। ये क्रॉपिंग पैटर्न है, अगर आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे जो हमारे देश के हिसाब से आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी है। बाजरा की और वो वाली रोटी मिल जाए तो मजा ही कुछ और है फिर तो। ठीक है, वो तो मल्टीग्रेन आटे वाली रोटी होगी फिर तो मजे आ जाए। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बोलना हमारे देश के अंदर में सबसे ज्यादा चावल कहाँ उगाए जाते हैं? तो वेस्ट बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो पंजाब दूसरे नंबर पर आता है। तो पंजाब के अंदर में फ्लड है, काफी सारी जो चावल की खेती बर्बाद हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और यहां पर ही हो गए फिर। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि टॉप राइस प्रोड्यूसिंग राज्य कौन कौन से हैं। तो अगर आप लोग इनसे आते हैं तो राइस से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आर्टिकल न्यूज में आता है तो आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या हो गया, वो ये हो गया कि आज की डेट में हमारे देश के अंदर में राइस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है, पहले नंबर पर चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोगों को ये तो पता आ गया कि राइस जो है सबसे ज्यादा भारत के अंदर में और चाइना जो है वो सेकंड नंबर पे है। पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइस इंडिया लार्जेस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप, 40% ऑफ टोटल फूड ग्रेन हमारे देश के अंदर में देखने को मिलता है। और इंडिया वर्ल्ड में बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, 40% ऑफ वर्ल्ड में राइस इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों आज की डेट में हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा चावल उगा रहे हैं और फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अब सोच के देखो, हम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और ये चावल खरीद रहे हैं आसानी से, हम लोग अपना पानी बर्बाद करें, ये चावल खरीद रहे हैं आसान से। तो यहाँ पर इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इनकी कुछ पैसे इनको बस देने होते हैं और हमारे किसान और सारी चीजें जो है मेहनत करते हुए हम लोग नजर आते हैं। मुझे सबसे बड़ा जो गैप लगता है, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं सारी चीजें अंदर से समझ पाता हूं। यहाँ पर हमारे देश के अंदर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे पर्सनली फील होती है, हम दुनिया में बहुत ही बड़ा हब बन सकते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। हम लोग राइस एक्सपोर्ट करते हैं, व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, कई बार और भी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग ना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं। अगर बीच में हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दें चीजों को, जैसे हम लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे दूसरा प्रोडक्ट बना के, जैसे कि टमाटो का एग्जांपल लेता हूं मैं, टमाटर का टमाटो सॉस बना दिया और आलू से चिप्स बना दिया यहाँ पर, अगर वो चीजें बनकर हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे जो दुनिया का हम लोग खरीदते हुए नजर आते हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा। और कुछ नहीं, अब तो एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात चल रही है देश के अंदर में, अगर वहां नहीं आप लोग का पैसा निकल कर आ रहा है तो यहां पर इस्तेमाल करो, तो किसानों को फायदा देखने को मिल सकता है। तो ये क्या करते हैं, हमसे ही आलू खरीदते हैं और फिर चिप्स बनाकर उसको डबल प्राइस में, ट्रिपल प्राइस में वही प्रोडक्ट फिर हमको बेचते हैं, हमारे बच्चे फिर इनके चिप्स खाते हुए नजर आते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इंडिया जो है दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट राइस का प्रोड्यूसर है चाइना के बाद में, पर लेकिन एक्सपोर्टर नंबर 1 पर है यहाँ पर। और चाइना ये चीजें समझ रहा है, वो नंबर 1 का एक्सपोर्टर तो चाइना होना चाहिए था, क्योंकि चाइना जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल प्रोड्यूस कर रहा है। पर चाइना चावल एक्सपोर्ट नहीं करता है,
चाइना क्या करता है, यहां पर बीच में मैन्युफैक्चरिंग करता है, चावल से जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं उनको बनाता है, और फिर वो प्रोडक्ट पैकेजिंग फूड के थ्रू यहां पर उसके एक्सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे किसान क्या है, वो मिल में जाएंगे, गन्ना डाल कर आ जाएंगे। अब सोचो अगर किसान के पास में थोड़े से रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दिए जाए, वो किसान अपने गन्ने से गुड़ बना रहे हैं, वो किसान अपने गन्ने से फिलहाल जो आज के दिन में शक्कर बना रहे हैं, अगर कुछ ऐसी छोटी छोटी मशीनें आ जाए कि चीनी भी वो अपने घर पर ही बनाने लगे, तो भाई ये बड़े बड़े मिल के ऊपर में डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब वहां पर पहले जाओ, भरकर गन्ने को डाल के आओ, फिर उनके सामने हाथ फैलाकर खुशामद करते रहो, भाई हमारे पैसे दे दे पैसे दे दे, वो देते ही नहीं है। तो हमारे किसानों के पास में अगर गांव गांव में छोटे छोटे से मिल स्टेब्लिश कर दिए जाए कुछ इस तरीके से कि उनका वहीं पर ही प्रोडक्ट बनाकर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी कर दी जाए, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली बात है, जिसके ऊपर में हमारे देश के अंदर में कभी काम नहीं हुआ। हमारे किसान जो है वो बिजनेसमैन बन सकते हैं, पर समस्या है इसके बीच में बड़ी, वो क्या है, हमारे किसान, हमारे देश के अंदर में एक बड़ी समस्या है कि जैसे कि एक बाप है, ठीक है, जैसे फादर है, अब फादर के दो बच्चे हैं भाई साहब, इस फादर के हिस्से में आती थी 20 बीघे जमीन, यहाँ पर दो बच्चों में 10-10 बीघे आ गए। अब आगे चले इनके दो दो बच्चे हो गए, उनके हिस्से में 5-5 बीघे जमीन आ गई यहाँ पर। हमारे देश के अंदर में इतनी बड़ी समस्या है कि जो फार्म का जो साइज है वो इतना छोटा हो गया आज के डेट में कि जो किसान है उनको प्रॉपर उनका रिसोर्सेज का प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पाता है, जबकि यूएसए के अंदर में किसान जो है वो बिजनेसमैन की तरीके से काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हमारे देश के अंदर में अगर कोई बोले एग्रीकल्चर में क्या क्या दिक्कत है, एक तो फार्म साइज बहुत छोटा है, दूसरा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, किसान जो है उनकी लागत भी नहीं निकल पाती है। हमारे देश के अंदर में किसान एक ऐसी प्रजाति है भाई साहब जो अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहती है, और ये वही किसान है जो पूरे देश को खाना खिलाता है। तो अगर ये कंडीशन कितनी बुरी, मतलब इससे बुरी घटिया चीज क्या होगी कि जो पूरे देश को अन्न खिला रहा है वो अपने बच्चे को उस फील्ड में लाना नहीं चाह रहा है। वरना होना तो ये चाहिए कि जो पूरे देश का पेट भर रहा है वो ऐसा काम कर रहा है कि भाई साहब वो इंसान जो है उसका बच्चा भी उसी में काम करे, इतना ज्यादा प्रॉफिट उनको होना चाहिए अगर ढंग से देखा जाए तो यहाँ पर। क्योंकि किसानों ने अगर खेती करना छोड़ दी तो क्या इंजीनियर, क्या डॉक्टर, क्या वकील, क्या आईएएस, क्या भाई साहब उनकी थाली में खाना पहुंचने का ही नहीं है यहाँ पर। तो दो ऐसे लोग हैं यहाँ पर, अगर यहां पर देखा जाए एक किसान और एक टीचर, इनके बारे में ही बातें बोली जाती है यहाँ पर। तो ये अगर आप लोग इनको देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। तो ये समझाने वाली बात है यहाँ पर, इसी को समझना चाहिए यहाँ पर कि किसानों के लिए इतना कम से कम देश के अंदर में कर देना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से मैं बात करूं कि किसान अपने बच्चों को ये बोल दे कि भाई तुझे भी खेती करनी है, जिस दिन हमारे देश के अंदर में ये बोलना स्टार्ट कर दिया किसान ने कि तुझे खेती करनी है, इतना प्रॉफिट खेती में से आने लगे, उस दिन समझ लेना हम लोग एक सही डायरेक्शन में जा चुके हैं, और अब हमको किसी और के ऊपर में डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं रहने वाली है। तो ये पर्सनल है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बेसिकली फील हो जाती है कई बार ऐसे आर्टिकल आते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो टॉप राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है दुनिया में, तो चाइना पहले नंबर पर है, इंडिया दूसरे नंबर पर है, इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है, बांग्लादेश, वियतनाम। तो ये कुछ 4-5 कंट्री के नाम आप लोग जरूर याद रखें ना, कल को क्वेश्चन पूछा है तो मैंने कंट्री के नाम भी बता दिए, और आप लोगों को यहाँ पर मैंने राज्य के नाम भी बता दिए, कौन कौन से राज्य कितना राइस जो है वो हमारे देश के अंदर में उगाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में डिस्कस करूंगा, हालांकि ये इससे रिलेटेड नहीं है पर मेरा मन कर गया क्योंकि मैंने पहले ये एक बार टॉपिक डिस्कस भी किया था यहाँ पर। राइस जो है वो एक ऐसी खेती है हमारे देश के अंदर में जो इसके बारे में इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। आप लोगों को बता दूं, हमारा देश, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारे देश से निकला हुआ है, हमारा हिस्सा था, वो हमारी ही नस्ल जो आज की डेट में हमारे साथ में करते हैं हासिल वो हमारे ही बच्चे हैं, वो हमारी ही औलादे हैं, वो हमारी ही नस्ल जो आज के डेट में हमारे ही साथ में करते हैं हासिल। तो ये है पाकिस्तान की हरकतें, ठीक है। तो ओरिजिन जो अगर देखोगे आप लोग यहाँ पर बासमती राइस का, वो इंडिया के अंदर से निकल कर आता है, पर इंडिया के अंदर से ही पाकिस्तान भी निकल कर आता है। तो इसलिए आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे दुनिया का लगभग 65% इंटरनेशनल ट्रेड जो बासमती राइस का होता है वो भारत से होता है, और पाकिस्तान जो है वो क्योंकि हमारे पार्ट है तो 35% वहां से निकल कर आता है, क्योंकि राइस जो है वो वहां पर उगाया जाता है जहां पर पानी होता है। और आप लोगों को पता है इंडस वाटर ट्रीटी में आप लोगों को पता है इंडस का पानी कितना जाता है पाकिस्तान के पास में, तो इसलिए राइस उगाने में उनको अच्छा खासा एक तरीका सिस्टम अवेलेबल है उनके पास में भी, ठीक है। ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हो। तो कई बार यहां पर इस चीज को देखकर यहां पर दोनों के बीच में रस्साकसी रहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी यहां पर कि यहां पर राइस का जो पावर है वो पाकिस्तान के हाथ में आ जाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो यहां पर कहता है बासमती राइस हमारा है, ठीक है। तो इसको लेकर भी कई बार इश्यू होते हुए नजर आते हैं। हमारे देश के अंदर में अगर कोई स्टैंडर्ड तय करना है यहां पर इन चीजों को लेकर, तो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहां पर। तो ये यहां पर इस चीज को लेकर चलती है कि बासमती राइस किस किस तरीके से, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट काफी लार्ज स्केल पर किया जाता है और दुनिया भर में लोग जो है वो
इनको खरीदते हुए नजर आते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में भी याद रखना, एक ऑर्गेनाइजेशन भी कवर हो जाएगी इसी बहाने आप लोग। यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर में, इसको फसाई बोलते हैं, FSSAI। यहाँ पर ये 5 सितंबर को बनाई गई थी, यानी कि अभी यहाँ पर हम लोगों ने 13 सितंबर में हम लोग खड़े में, तो 5 सितंबर को बनाई गई थी। और 2008 में कितने साल पूरे हो गए बताना। ये दिल्ली में हेडक्वार्टर है और हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, क्योंकि भाई साहब फूड की बात करेंगे तो हेल्थ की बात करेंगे। यहाँ पर स्टेब्लिश की गई थी 2006 में यहाँ पर। तो ये एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती है, कानून के थ्रू बनाई गई। हमारे देश के अंदर में फूड की सेफ्टी के बारे में ये बातें करती है। ये क्या क्या काम करती है, ये स्टेट फूड इंडेक्स, अगर कोई पूछे कौन प्रस्तुत करता है तो भाई इसके पीछे इसी का हाथ है, ठीक है, इसका हाथ पकड़ लो जाके। ये ऐसी रिपोर्ट लेकर आती है पर लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। दूसरा है ईट राइट अवार्ड, भाई साहब अच्छे से खाना खाओ, आप लोगों को एक तरीके से सपोर्ट किया था इस चीज को लेकर यहाँ पर। इसी के साथ में ईट राइट मेला लगाए जाते हैं, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है, आते हैं मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर। बड़ी प्यारी मूवी है, टाइम मेरे तो देखना जरूर। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज की डेट में राइस के बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे आते हैं, इंक्लूडिंग ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं कि कौन जो है राइस जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग यूपीएससी का भी क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो आप लोग के सामने 2019, ज्यादा पुराना नहीं है, 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अमंग द फॉलोइंग कंट्री वन, कौन सी कंट्री विच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड लास्ट 5 ईयर। तो यहां पर सबसे टॉप पर चाइना दे दिया, क्योंकि चाइना जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यहाँ पर, तो लोगों को लगेगा चाइना ही करता होगा। फिर इंडिया दे दिया, फिर म्यांमार दे दिया और फिर वियतनाम दे दिया। तो इसलिए मैंने आप लोगों को जब यहाँ पर पढ़ाया डिटेल में तो मैंने सारे नाम बता दिए। तो इंडिया दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चाइना है, फिर इंडोनेशिया है और फिर आप लोग देखोगे वियतनाम जो है वो आप लोग को 5वें नंबर पर देखने को मिलेगा। तो कंट्री के नाम अगर एक बार देख लोगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कल को लगाने के लिए आ जाए यहाँ पर कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, सबसे ऊपर कौन सा है, उसके नीचे कौन सा है, उसके नीचे कौन सा है। तो ये भी चीजें आप लोग को थोड़ी समझ में आ जानी चाहिए, इससे आप लोग ज्यादा बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर करा देता हूं और यहां से इसका टॉपिक भी आप लोगों का कवर हो जाएगा, जो मैंने बीच में भी छोड़ा था उसको फिर से दिखा दूंगा एक बार। यहां पर बात की जा रही है कि कौन सी जो क्रॉप है वो खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में आती है, कॉटन, ग्राउंडनट, राइस या फिर वीट। तो आप लोग यहां पर इस चीज को समझने के लिए ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर। ये रबी, खरीफ और जायद 3 तरीके की क्रॉपिंग सिस्टम हमारे देश के अंदर में देखने को मिलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर क्रॉपिंग सिस्टम है इसके अंदर में अगर आप लोग देखोगे जो रबी क्रॉप है उसमें वीट वगैरह आप लोग ध्यान रख लेना, और खरीफ में आप लोग राइस को कनेक्ट कर लेना, तो आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। और जिन स्टेट से आप लोग आते हैं उनके नाम भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप लोग किसान परिवार से आते हैं तो ये क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए अगर एक बार इनको समझ लोगे तो फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आप लोग के काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि ये फसल जो है कब बोई जाती है। क्योंकि मुझे तो इसलिए याद रहते हैं क्योंकि मैं इस पैटर्न का पार्ट रहा हूं, खासकर गेहूं वगैरह काटने ये सारी चीजें। तो यहाँ पर रबी क्रॉप जो है अक्टूबर और दिसंबर में आप लोगों को देखने को मिलता है, ये बोई जाती है। ठीक है, जैसे गेहूं की फसल से मैं याद कर लेता हूं कि अच्छा गेहूं जो है वो यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट है, तो मुझे पैटर्न याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोग भी ये करिए किसी एक फसल के बारे में जिसके बारे में आप लोग को पता है कि कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, उसके हिसाब से आप लोग कनेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे वीट का पता है यहाँ पर, ठीक है, तो क्योंकि वीट जो है पहले हमारे देश के अंदर में अभी देखने को मिलता है। अभी जैसे यहाँ पर क्या होगा, अभी जैसे गेहूं उगाए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो गेहूं उगाने का जो पैटर्न यहाँ पर आप लोग को चलता हुआ नजर आता है, ये कब आता है, जब गन्ने छिल जाते हैं यहाँ पर। अभी जैसे गोवर्धन दीपावली होगा, दीपावली के बाद में गोवर्धन होगा, तो इसके बाद में हमारे देश के अंदर में गन्ने का छिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर गोवर्धन पे गन्ने को भी पूजा जाता है। तो गन्ने की कटाई जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद में जैसे खेत खाली होंगे उसमें गेहूं लगाना, वीट लगाना स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो ऐसा पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहां से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे आप लोग चीजों को समझेंगे तो आप लोग को इजी रहेगा। तो जो भी फसल आप लोग के एरिया में उगाई जाती है उस फसल का नाम पकड़ो, कब उगाई जा रही है, कब काटी जा रही है, उसके बेसिस पर आप लोगों की चीजें आसानी रहेंगी याद रखने में। तो आप लोग को क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम के अंदर में। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिक है जो मुझे पर्सनली फायदा पहुंचाई है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को भी फायदा पहुंचाएगी चीजों को याद रखने में। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा टॉपिक है आप लोगों के सामने यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों के सामने सी हो गया। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी माइंड में नहीं आनी चाहिए जब इस तरीके का टॉपिक आप लोगों के सामने निकल कर आता है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर आप लोगों के सामने, देखता हूं किस किसने ढंग से पढ़ा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और क्वेश्चन का आंसर दिए। फिर से कहता हूं डेली एक टेस्ट सीरीज आप लोगों की कनेक्ट हो जाती है पूरी की पूरी, आप लोगों का क्विज हो जाता है पूरा, अगर आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और क्वेश्चन का आंसर देखो। आंसर देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में बताओ कि स्कोर कितना रहा है, तो इससे मुझे पता चलता रहता है कि हाँ किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हो। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। पानी पीना भूल गया मैं, रुक जाओ। बातों ही बातों में। एक बच्चा कह रहा है सर पानी में क्या डाल के पीते हो, मैंने कहा पानी में पानी डाल के पीता हूँ।
पानी में पानी डाल के मतलब पानी गर्म रहता है, गर्म में थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के पीता हूँ। आप लोगों को ये बात सुनने में कोड लग सकती है थोड़ी सी। मैं इतने लंबे समय से गर्म पानी पीने की आदत पड़ गई है मुझे अब आज के दिन में मैं ठंडा पानी पीता हूँ, तो ठंडे पानी का टेस्ट मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता है एज कम्पेयर टू गर्म पानी। तो ये मतलब ऐसा होता है जिंदगी में पैटर्न। जब आप लोग किसी काम को करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आप लोग उसमें इतना रम जाते हो, तो भले ही दूसरे को वो नेचुरली वो चीज अच्छी नहीं लगती हो। क्योंकि गर्म पानी पीना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था स्टार्टिंग में, बका बका लगा करता था। पर लेकिन जब से पढ़ाना स्टार्ट किए, सारी चीजें स्टार्ट हुई, तो गला जो है वो थामना पड़ता है भाई साहब। तो उसके चक्कर में फिर बहुत सारी चीजें अपनानी पड़ी यहाँ पर। तो इसमें से पानी एक इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है, तो हमेशा मेरे पास में जो बोतल रहती है वो रहती है, जो कि पानी को लंबे समय तक गर्म रख पाती है थोड़ा सा, ठीक है। तो उस बोतल को थोड़ा सा मैं रखता हूँ, तो पानी को गर्म करके उसमें रख लेता हूँ, तो मैक्सिमम टाइम मेरा वही पानी कंज्यूम करते हैं। तो पानी का टेस्ट अब मुझे गर्म पानी का टेस्ट बेटर लगने लगा है एज कम्पेयर टू ठंडे पानी। फ्रिज का पानी पिए तो भाई बहुत दिन हो गए, मतलब ठंडा पानी पिए तो अरसे हो गए, मुझे पता नहीं कब पिया। मतलब नॉर्मल पानी तो पी लेता हूँ, नॉर्मल जो होता है, पर लेकिन ठंडा पानी पिए अरसे हो गए हैं, क्योंकि वो गला पकड़ लेता है एकदम इमीडिएटली। देखिए क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, एक एक कर मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाई है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए। और अगर क्वेश्चन भी लिखना चाहते हैं, तो बात आप लोग लिख सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर यहाँ पर एग्रीवेटिंग द इशू एसोसिएटेड विद द राइस कल्टीवेशन। यानी कि भारत में चावल की खेती से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं जुड़ी हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग इसका क्या आंसर दोगे। तो देखता हूं आप लोग इसका क्या आंसर दोगे, ठीक है। बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। आई लव ठंडा पानी। आई लव गर्म पानी। ठंडा तो मुझे पसंद आया करता था, बस वही है। अब क्या करें, मजबूरी का नाम वीर तालियान है, महात्मा गांधी नहीं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लगवा देता हूं आप लोग का, यूपीएससी ने पूछा था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पर ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका ईयर नहीं याद आ रहा मुझे। यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट जो है वो 2006 में लेकर आया गया। इससे पहले प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन था, यानी कि फूड के अंदर में कोई मिलावट नहीं आप लोग करेंगे, तो वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये आप लोग यहाँ पर बताइए इसके बारे में कौन सा आंसर सही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर, वो हमारे देश के अंदर में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को करेक्ट देखने को मिलेगी। तो A1 2 3, A1 2 कौन सा है सही आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सही आंसर बताइए, यहाँ पर आ जाओ, बहुत हो गए मजे, ठीक है। ये जीका वायरस कहाँ से आ गया बीच में, जीका तो मैंने पढ़ाया भी नहीं। एंडीज मॉस्किटो, रिवीजन चल रहा है मतलब है। बढ़िया है, लगे रहो। चलिए इसका आंसर आप लोग क्या देखने को मिलेगा, अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग पढ़ पाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम न्यूज में रहती है। जब भी हमारे देश के अंदर में कोई भी एडल्ट्रेशन का केस आता है, कोई मिलावट का केस आता है, तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग हमेशा बातें करते हैं। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन अगर सिस्टमेटिक में चीजें यहाँ पर कर पा रही है, तो बहुत सारे लोगों की हेल्थ जो है वो हम लोग सेफ्टली और सिक्योरिटी के साथ में उनकी हेल्थ को ठीक कर पाएंगे। ये कंपेन चलाती है आज के दिन में, आप लोगों को पता है बच्चों के लिए भी यहाँ पर कई बार काम किया गया, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर बातें की थी। तो वो भी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आंसर इसका ए रखना है यहाँ पर। फूड अगर बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट था हमारे देश के अंदर में। फ्रूट प्रोड्यूस ऑर्डर भी है, मीट प्रोड्यूस ऑर्डर भी है, वेजिटेबल ऑयल, अलग अलग तरीके कानून हमारे देश के अंदर में देखने को मिलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। पर लेकिन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। तो ये यहाँ पर इसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इनकरेक्ट है। ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम नहीं करती है, मिनिस्ट्री के साथ में कनेक्ट है। तो ये आप लोग के लिए इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी है, यहाँ पर किसी ऑफिस के साथ में अटैच नहीं है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। तो मिनिस्ट्री के और मिनिस्ट्री के अंडर में जो ऑफिस हैं उसके क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, पहले पूछा जा चुका है। और अब की बार अगर पेपर आप लोगों ने देखा होगा प्रीलिम्स का 2025 वाला, उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके के टॉपिक को हल्के में लेकर आप लोग मत जाइएगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, मन्नू शर्मा पहले भी ऐसा हुआ है। तो ये चीजें आप लोग एक बार को समझ लोगे तो फिर डाउट नहीं रहेगा। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, चौथा क्वेश्चन ये हो गया। तो 4 क्वेश्चन हो गए और एक आंसर राइटिंग वाला भी क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। तो जो क्वेश्चन आप लोग कनेक्ट करना कि कितने भी आप लोग 8-10 क्वेश्चन जितने भी रहते हैं, 5 6 7 8, उनको देखना, फिर आप लोग बताना कि कितने आप लोगों ने सही किए हैं।
तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आप लोग की जब टॉपिक को आप लोग कवर किया करो। ठीक है, आज का सेशन समाप्त करता हूं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, हिंदी इंग्लिश और कंबाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी बिना किसी पेमेंट के, टेलीग्राम पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ में सेशन समाप्त करता हूं। आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोग को ये सेशन लगा है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।